हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 2 की विविध को वन शॉट वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 से 2.3 तक के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उन पुराने वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको विविध का कंसेप्ट समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के और बिना किसी टाइम गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 विविध के। प्रश्नावली 2 विविध का जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक संबंध है जो f है और उसमें fx हमें दे रखा है। एक्स स्क्वायर हमें तब लेना है जब x का जो मान है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 3 से छोटा या उसके बराबर हो, और हमें fx में 3x तब लेना है जब x का मान 3 से बड़ा या बराबर लेकिन 10 से छोटा या उसके बराबर परिभाषित हो। एक अन्य फलन हमें संबंध दे रखा है g में हमें gx संबंध दे रखा है। एक्स स्क्वायर हमें तब लेना है जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो लेकिन 2 से छोटा या उसके बराबर रहे, और हमें 3x gx में मान तब लेना है जब x का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर हो और 10 से छोटा या इसके बराबर हो। हमें यह सिद्ध करना है कि f जो है वह संबंध फलन है, लेकिन जो g संबंध है वह फलन नहीं है। तो फलन होने या नहीं होने की जानकारी हमने पीछे प्रश्नावलियों के अंदर डिस्कस की है, बस उसी को बेस बनाते हुए हम विविध के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पेज में मैं आपको fx बताऊंगा कि एक संबंध फलन है, और नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊंगा कि gx संबंध फलन क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे fx को समझते हैं। fx को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फलन f के लिए, यानी संबंध fx के लिए। संबंध fx को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो समुच्चय बनाते हैं। पहला जो समुच्चय है वो x है और दूसरा जो समुच्चय है वो y है। समुच्चय x से y में हमें एक रिलेशन दिया गया है, संबंध दे रखा है, जिसमें x का जो मान है वो तो हम बारी बारी से यहां से रखेंगे। x का मान 0 के बराबर से लेकर x का मान 10 तक, तो हमारे पास प्रांत क्या हो जाएंगे, 0 से 10 तक। तो यहां पर हम 0 से 10 तक की संख्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक की संख्या आ गई। लेकिन जो y है वह फलन के हिसाब से काम करेगा। y का जो मान है, इस अंतराल में हमें एक्स स्क्वायर और इस अंतराल में हमें 3x लेना है। तो y के मान दो बार बदलेंगे, एक तो अंतराल के लिए हमें एक्स स्क्वायर लेना है और एक अंतराल के लिए हमें कितना लेना है, 3x लेना है। क्लियर है। जब हम x का जो मान है वह 0 से बराबर, उससे बड़ा, 3 के बराबर या उससे छोटा, यानी 0, 1, 2, 3 के लिए हम एक्स स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3 के लिए निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर लेना है, यानी इधर वाले मान का स्क्वायर करके इधर लिखना है। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। 1 के लिए भी वही मान होगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1। 2 के लिए भी मान वही होगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4। 3 के लिए भी वही मान होगा और 3 का स्क्वायर किया तो 3 तिया 9 हो गया। इसी तरह से आगे दे रखा है 3x हमें तब लेना है जब x का मान 3 के बराबर, उससे बड़ा, 10 के बराबर, उससे छोटा, यानी 3 से 10 के लिए हमें कितना लेना है, 3x लेना है। ठीक है, तो यहां पर मान रखते हैं। अब 3x लेना है मान हमें, तो यानी x के स्थान पे हमें मान रखना है, जो भी मान हम लेके चले उसको 3 से गुणा कराना है। तो 3 भी लेना है, तो 3 को 3 से गुणा कराएंगे, 3 तिया 9 मान वही आएगा। 4 लेते हैं तो 4 को 3 से गुणा कराते हैं तो 4 3 12। 5 लेते हैं, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15।
6 लेते हैं, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18। 7 लेते हैं, 7 को 3 से गुणा किया तो 7 3 21। 8 लेते हैं, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 3 24। ठीक है। उसके बाद हम 9 लेते हैं, 9 को 3 से गुणा किया तो 9 3 27। और 10 को लेते हैं, 10 को हमने 3 से गुणा किया, 10 3 30। ठीक है। इस तरह से हमने फलन f(x) यानी संबंध f(x) को हमने दिए गए अंतराल के हिसाब से, दिए गए फलनों के हिसाब से हमने तीर आरेख द्वारा यहां पर दर्शाया है। अब हम ये जानते हैं किसी भी संबंध का फलन होना इस बात को दर्शाएगा कि उसके प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत में अद्वितीय चित्रण रखते हैं। यानी हम देखेंगे ये जो सभी अवयव हैं, इन सभी अवयवों से एरो आगे की तरफ जा रहा है और किसी भी एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं मिल रहे। तो हम कह सकते हैं कि सभी अवयवों का चित्रण अद्वितीय है, इसलिए दिया गया f(x) एक संबंध भी है और फलन भी है। तो फाइनली लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः सभी अवयवों का अद्वितीय चित्रण है, सभी अवयवों का अद्वितीय चित्रण है। अतः f(x) संबंध एक फलन है, f(x) संबंध एक फलन है। इस तरह से हमें f(x) को एक फलन दिखाना था, वो हमने फर्स्ट में सिद्ध किया है। अब इस सेकंड हम gx को लेके चलते हैं और यह फलन नहीं है, उसको हम नेक्स्ट पेज में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पेज की ओर। अब इसका सेकंड हमें gx दे रखा है, उसमें हमें प्रांत का जो मान है वह हम 0 के बराबर या उससे बड़ा, 2 के बराबर या उससे छोटा लें तो हमें x² लेना है, और प्रांत का मान यदि 2 के बराबर उससे बड़ा, 10 के बराबर उससे छोटा हो तो हमें 3x लेना है। तो इसके लिए हम इसको फलन नहीं है समझाने के लिए हम दो समुच्चय के बॉक्स बनाते हैं। ये पहले समुच्चय के लिए और ये दूसरे समुच्चय के लिए। ठीक है, यहां पे तो क्या हो जाएगा x और यहां पे क्या हो जाएगा y। x से y में हमें कोई एक संबंध r दे रखा है और y का जो मान है यानी फंक्शन का जो मान है x² भी है और 3x भी है। x² और 3x हमें कब कब लेना है यह हमें प्रांत के मान बताएंगे। प्रांत के मान हमारे पास 0 से लेकर कहां तक है, 10 तक। तो प्रांत यानी x में उन मानों को जमाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां पर आपको अंतराल को समझना है, यानी हमें लिमिट दे रखा है कि x का जो मान है वह 0 से 2 यानी 0 1 और 2 के लिए x² लेना है। x² का मतलब ये हो गया कि 0 1 2 इनका स्क्वायर करके हम यहां पर लिखेंगे तो ये x² वाले फलन को दर्शाएगा यानी संबंध को दर्शाएगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0। यहां पर हमने 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया 1। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 4। ठीक है, अब जैसे ही हम 2 से आगे बढ़ते हैं तो आगे वाला संबंध हमें दे रखा है कि 2 के बराबर भी काम करेगा और उससे बड़ा, और 10 के बराबर काम करेगा और उससे छोटा। तो 2 से 10 के लिए हमें क्या करना है, लिए गए x वाले मान को 3 से गुणा कराना है। 2 भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर 2 को हम 3 से गुणा कराते हैं तो 3 से गुणा करना है तो 6। इसको भी हम 3 से गुणा कराएंगे, 3 तिया 9। 3 से गुणा कराएंगे 4 3 12। 3 से गुणा कराएंगे 5 3 15। 3 से गुणा कराएंगे 6 तियो 18। 3 से गुणा कराएंगे 3 7 21। 3 से गुणा कराएंगे 8 तिया 24। 9 को 3 से गुणा कराएंगे 9 तिया 27 और 3 से गुणा कराएंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो gx एक फलन क्यों नहीं है,
क्योंकि x में हमें एक इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं। यानी हम f यानी g में x का मान 2 रखे तो 4, वापस 2 रखे तो 6, यानी एक मान रखने पर दो अलग अलग हमें मान प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में दिया गया संबंध कभी फलन हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें अवयवों का चित्रण अद्वितीय नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर ये जो gx है वह एक फलन नहीं है। तो यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे, जो g में हम 2 रखते हैं तो वो हमें 4 मिल रहा है, g में हम वापस 2 रखते हैं तो वो 6 मिल रहा है। एक ही इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट ये दर्शाता है, अतः अवयव 2 का अद्वितीय चित्रण नहीं है। अद्वितीय चित्रण नहीं है, और अद्वितीय चित्रण नहीं है तो यहां पे लिखेंगे इसलिए यह संबंध फलन नहीं होगा। फलन नहीं होगा। और यह संबंध एक तो फलन हो यानी fx जो है वह संबंध फलन है ऐसा हमें सिद्ध करना था, लेकिन gx संबंध फलन नहीं है ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है विविध का। इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, यदि फलन जो है वह एक्स स्क्वायर है तो हमें f 1.1 माइनस f1 बटा 1.1 माइनस 1 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है और देखना कितना इजी और आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर फलन में x की जगह 1.1 रखना है, तो फलन ये रहा एक्स स्क्वायर यानी 1.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फलन में x की जगह 1 रखना है तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बटे में हमें दे रखा है 1.1 माइनस का 1। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, 1 का स्क्वायर किया तो 1, और 1.1 में से 1 घटाया तो 0.1। कैलकुलेट करते हैं, 1 में से 1 घटा दिया तो केवल 0.21 बचेगा, और बटे में दे रखा है 0.1 का मतलब कितना हो गया 10, पॉइंट से पॉइंट कटा तो ऊपर 21 बटे में 10 और भाग दिया तो कितना आ गया 2.1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.1। ठीक है, यहां तक सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक फलन है f(x) जिसका मान एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 है, और इसके प्रांत यानी x के रखे गए मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो फलन है इसमें बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया तो किसी भी बहुपद में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, और अनंत किसी फलन का मान नहीं हो सकता। तो हम यहां पर एक कंडीशन बना देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12 जो बहुपद दे रखा है हर में, उसका मान क्या नहीं आना चाहिए, 0। और इसी कंडीशन से हमें x के रखे जाने वाले मान यानी प्रांत का पता चलेगा। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x के टुकड़े माइनस का 2x और माइनस का 6x प्लस का 12 बराबर नहीं लेना है 0 के लिए। आगे वाले पद में से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचेगा, और पीछे वाले माइनस का 6 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचेगा। डज नॉट इक्वल 0। एक बार बाहर वाला x माइनस 6 लेना है और एक बार x माइनस 2, डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, यहां तक पहला वाला x माइनस 6 डज नॉट इक्वल 0 के लिए, दूसरा वाला x माइनस 2 डज नॉट इक्वल 0 के लिए। x का मान निकालते हैं, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6, x का मान निकालते हैं, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2। तो x के दो मान हमें नहीं लेने हैं, एक तो 2 और एक 6, यानी 2 और 6 को अगर हम वास्तविक संख्याओं में से निकाल दें तो बाकी सभी वास्तविक संख्या रखी जा सकती हैं, वही इस फलन के प्रांत कहलाएंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अतः फलन के जो प्रांत हैं, प्रांत का जो मान हमें ज्ञात करना है
वास्तविक संख्याओं में हमें नहीं लेना है 2 और 6 को, तो 2 और 6 को हम माइनस करके चलेंगे। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। यही इस तरह से हमें प्रांत ज्ञात करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है एफ एक्स कोई फलन है जिसका मान हमें दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का हमें प्रांत और परिसर ये दोनों ही क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले हम प्रांत के लिए मान ज्ञात करते हैं। प्रांत के लिए मान, प्रांत कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो हमें फलन दे रखा है एफ एक्स, वो फलन हमें दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस का 1, और हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर सारे के सारे मान क्या होने चाहिए वास्तविक फलन के लिए। तो यहां पे लिख देते हैं चूंकि फलन वास्तविक है, फलन कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। फलन वास्तविक है। अगर फलन वास्तविक है तो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर का सारा मान या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर में। 0 से छोटा हुआ तो काल्पनिक होगा। तो यहां से हमें एक सिचुएशन मिल जाएगी, x माइनस 1 का जो मान है वो 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम x का मान निकालते हैं तो -1 है, दोनों तरफ हम +1 जोड़ देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में भी यहां पे 1 जोड़ दिया, यहां पे -1 + 1 कट गया तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 1। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो x के मान हम रख सकते हैं वो 1 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, और ये जो रखे जाने वाले मान हैं वही क्या कहलाते हैं प्रांत। तो प्रांत में हम क्या रख सकते हैं 1, और 1 से बड़ा अनंत। अनंत के लिए क्या आता है ओपन इंटरवल, 1 लेना है तो क्या लिखेंगे क्लोज इंटरवल। तो ये इस तरह से इस बहुपद या फिर इस फलन के प्रांत कहलाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है परिसर, तो यहां पे लिखते हैं परिसर के लिए। परिसर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें फलन दे रखा है उस फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं। तो माना एफ एक्स जो फलन है उसको हमने किसके बराबर मान लिया y के बराबर। y को रखते हैं, फलन एफ एक्स का जो मान दे रखा है प्रश्न में वह हमें अंडर रूट एक्स माइनस 1 दे रखा है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हमें क्या करना है, x के हम वही मान रख सकते हैं प्रांत से, या तो हम 1 रख सकते हैं या फिर हम क्या रख सकते हैं 1 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा मान नहीं रख सकते। तो जैसे हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, 0 का वर्गमूल क्या आता है 0, तो y का छोटा मान कितना मिल गया 0। फिर हम जैसे यहाँ 2 रखेंगे, मैं एक बार लिखकर बता देता हूं। जैसे हम यहाँ पर x का मान ऊपर 1 ले लेते हैं तो y यानी परिसर का मान अंडर रूट x की जगह हमने कितना रख दिया 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो गया 0। फिर हमने x की जगह बड़ा मान लेना है 2, तो y का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 2 माइनस का 1 और घटाया तो कितना आ जाएगा 2, और सॉरी 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना आ गया 1। इसी तरह हम x का मान कितना ले लेंगे 3, तो y का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 3 माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, और वही कंटिन्यू अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है। अब वही मान अगर कंटिन्यू हम रखते चलेंगे तो हमें ऐसे ही बहुत सारे मान मिलते रहेंगे। तो हमें सबसे छोटा मान कितना मिल गया 0, और बाकी मान कहां तक हो जाएगा अनंत तक। तो वही मान रखने पर प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो मान क्या कहलाएंगे इसके परिसर। तो मैं कह सकता हूं परिसर जो है उसमें सबसे छोटा मान तो क्या है 0, वो तो आ रहा है, तो हम इसके लिए बड़ा वाला कोष्ठक यानी क्लोज इंटरवल लेके चलेंगे, और ये मान आगे तक जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव मान हमें प्राप्त होते जाएंगे अनंत तक। इसके लिए हम क्या लेंगे ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम इस फलन के परिसर और प्रांत क्या कर सकते हैं ज्ञात। ठीक है, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर 101% पूछा जाएगा, प्रांत और परिसर फलन के और संबंध के कैसे निकाले जाते हैं। इसलिए प्रांत और परिसर वाले क्वेश्चन को ढंग से निकाल कर जाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कोई एक फलन f(x) है, एक मापांक फलन है जो हमें दे रखा है मापांक के भीतर x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का हमें प्रांत और परिसर क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले हम इस फलन f(x) को उतारते हैं। f(x) हमें दे रखा है मापांक x-1, ठीक है। चूंकि फलन वास्तविक है, प्रश्न में कहा गया है फलन कैसा है, फलन वास्तविक है, यानी वास्तविक संख्याओं से आता है, और वास्तविक संख्याओं से आता है तो जो x के मान हम रखेंगे वो रियल नंबर से रखेंगे, और रखे जाने वाले मान को ही हम क्या कहते हैं, प्रांत। यानी प्रांत जो है वो सारे के सारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का क्या हो जाएगा, समुच्चय। और आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अगर हम अंतराल में लिखें तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जिस तरह से हमने प्रांत ज्ञात किया है उसी तरह से हम परिसर ज्ञात करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं फॉर रेंज, यानी परिसर के लिए। परिसर के लिए सबसे पहले हम फलन को जो है वह y के बराबर मानते हैं। माना जो फलन हमें f(x) दे रखा है उसको हम y के बराबर मानते हैं, तो y को लिखा, और f(x) का मान हमें दे रखा है मापांक x-1। अब आप यहां पर देखो वास्तविक संख्याओं का कोई भी मान, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप x की जगह रखोगे और उसमें से -1 घटाओगे या -1 कैलकुलेट करोगे तो उत्तर चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, मापांक से बाहर आने के बाद हमेशा उत्तर पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव होने का कारण क्या है, y जो है वह धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां पर हमें परिसर का मान मिल जाएगा। तो यहां y को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो यहां पे धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो फाइनली हम लिखेंगे परिसर जो बना इसका, वो परिसर क्या बना, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर आप इसको अंतराल में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0 तो हमें लेना ही है तो यहां पे 0, और ये धनात्मक अनंत तक चलता रहेगा। तो इस तरह से हम दिए गए समुच्चय का परिसर और प्रांत क्या कर सकते हैं, ज्ञात। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, मान लीजिए कि f जो है वह x, बटा 1 + x², जहां x बिलोंग टू रियल नंबर टू रियल नंबर कोई एक फलन है। इस फलन का हमें केवल परिसर यानी y का मान निर्धारित करना है। तो सबसे पहले जो हमें फलन दे रखा है उसमें हमें परिसर ज्ञात करना है। केवल क्या पूछा है, परिसर। तो यहां पे लिखते हैं परिसर के लिए, परिसर का मतलब होता है y का मान, और हम जानते हैं ये x का मान है और ये y का मान है। तो y के मान को लेके चलते हैं y के बराबर, यानी x², और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 1 + x²। इसके बटे में 1 लगाया और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² को 1 से गुणा किया तो x² हो गया, और इस y को इससे गुणा किया तो यहां पे y को 1 + x² से गुणा करा दिया। ठीक है, x² अपने स्थान पे एज इट इज है, y को 1 से गुणा किया तो y, और y को x² से गुणा किया तो y x² वाले पद एक तरफ करते हैं तो ये yx² उधर गया तो माइनस का, बराबर में क्या बचेगा y। दोनों में से x² कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, 1 - का y बराबर में y। फाइनली यहां से हम x² का मान निकालते हैं तो इस y के बटे में कितना आ जाएगा, 1 - का y। और x का अगर हम मान निकालें तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और यहां पे दे रखा है y बटा 1 - का y। अब यहां पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y के मान के लिए पहली शर्त तो ये है
कि अगर ये अंडर रूट में दे रखा है तो y का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर ये 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो यहां पर हम शर्त लगा देते हैं कि अंडर रूट के अंदर वाला मान जो y बटे में दे रखा है 1 माइनस का y, ये जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। उससे छोटा हुआ तो पूरा मान ऋणात्मक हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर का जो ऋणात्मक मान होता है वो काल्पनिक होता है। तो यहां पर हम x को यहाँ काल्पनिक नहीं वास्तविक रियल नंबर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बटे में क्या लगाएंगे, यहां पर 1, और इसको समझते हैं। 1 माइनस वाई जो है वह बटे में होने की वजह से इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई जो है वह डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो माइनस का y निकालेंगे, डज नॉट इक्वल्स टू प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान बराबर नहीं है 1 के। तो पहला मान क्या मिल गया, y का मान नहीं लेना है 1। दूसरा, यहां पर हमें दे रखा है जो y है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर लेना है, तो यहां पर सेकंड दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दो केस मिले हैं कि y का जो मान है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या लेनी है, उसमें 0 भी होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, वही y का मान यानी परिसर कहलाएगा। यही परिसर हमें क्या करना है, ज्ञात। तो परिसर के लिए हम एक लाइन लिख देते हैं नीचे। परिसर जो है सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है, परिसर जो है वो क्या है, सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है जिसमें शून्य भी है लेकिन 1 नहीं है, जिसमें शून्य भी है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से परिसर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, मान लीजिए कोई फलन f और g है जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। फलन fx जो है वह x प्लस 1 है, फलन gx जो है वह 2x माइनस 3 है। तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, दोनों फलनों का योग, घटाव और भागफल क्या होगा यह हमें बताना है। सबसे पहला जो फलन हमें दे रखा है वो fx है और इसका जो मान दे रखा है वो x प्लस 1 दे रखा है। दूसरा जो फलन है वह gx है जिसका जो मान दे रखा है वह 2x माइनस 3 है। हमें क्या करना है, दोनों फलनों को जोड़ना है, यानी f प्लस g। f का जो मान दे रखा है वो x प्लस 1 है, प्लस gx का जो मान दे रखा है वह 2x माइनस 3 है। कैलकुलेट करते हैं, x और 2x को जोड़ा तो कितना हो गया 3x, 1 और माइनस 3 को जोड़ा तो कितना हो गया माइनस का 2। ये दोनों फलनों का योग हो गया। इस तरह से हम f माइनस g निकालते हैं, तो f का मान तो है x प्लस 1 माइनस g का मान दे रखा है 2x माइनस का 3। अगर हम यहां से x प्लस 1 लें, माइनस अंदर जाएगा तो 2x माइनस का और माइनस का 3 किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां पर x में से माइनस का 2x तो माइनस का x, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह इन दोनों फलनों का हमें भागफल भी निकालना है, तो fx और gx यानी दोनों का भाग देना है। fx का जो मान हमें दे रखा है वो x प्लस 1 है और gx का जो मान दे रखा है वह 2x माइनस 3 है। यह हमेशा याद रखना, जो 2x माइनस 3 है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे वाला 0 हुआ तो 0 का भाग देंगे तो अनंत, और इस तरह फलन अनंत नहीं होता है, इसलिए उसके लिए प्रतिबंध लगाना है। तो ये 3 मान हमें ज्ञात करना था, एक तो इनका योगफल, एक इनका घटाव और एक इनका भागफल। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, मान लीजिए कोई एक फलन है जिसका हमें कार्तीय युग्म दे रखा है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, और यह पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित कोई fx एक फलन है जो हमें ax प्लस b दिया गया है। परिभाषित एक फलन है जहां पर a और b पूर्णांक को दर्शाते हैं, तो हमें a और b का मान बताना है कि a और b का मान क्या होगा। तो समझो इसे, सबसे पहले कोई हमें एक फलन दे रखा है
पूर्णांक से पूर्णांक में, और वो fx जो फलन है वह ax प्लस b है। अब इस फलन के अंदर जो ये मान दे रखा है वो ये है कि फलन में x की जगह 1 रखने पर उस फलन का मान 1 है, फलन में x की जगह 2 रखने पर उसका मान 3 है, 0 रखने पर उसका मान -1 है, -1 रखने पर -3 है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों कार्तीय युग्म ही हमें दो समीकरण बनाकर देगा जिससे a और b का मान मिल जाएगा। तो फलन में 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहां पर लिखता हूं फलन में x की जगह 1 रखा तो हमें कितना मिला 1। वापस सेकंड से देखते हैं, फलन में x की जगह 2 रखा तो कितना मिला 3। 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 2 3 मिला। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखना है तो ये वाला मान a, x की जगह 1 रखा प्लस का b और बराबर में हमें 1 दे रखा है। इसमें x की जगह 2 रखते हैं तो a, x की जगह 2 रखा प्लस का b और बराबर में दे रखा है 3। a को 1 से गुणा किया प्लस का b और बराबर में 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। 2 को a से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर में कितना आ जाएगा 3, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करेंगे, तीनों प्लस के थे तीनों माइनस के हो गए, b माइनस प्लस कट गया, माइनस के 2a में से एक a गया तो माइनस का a बचेगा, माइनस के 3 में से a घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा तो a का मान हमें कितना मिल गया 2। तो पहला काम तो हमारा a का कंप्लीट हुआ। अब ये जो a का मान है चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 में रखकर b का मान निकाल लेंगे या 2 में रखकर, तो समीकरण नंबर 1 में रखकर हम b का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 से मान रखना है समीकरण नंबर 1 में, a की जगह 2 रख दिया प्लस में b और बराबर में कितना है 1। b का मान निकालते हैं 1 प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2 और यहां पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो b का जो मान है वो कितना आ गया माइनस का 1। इस तरह से हमें 8वें क्वेश्चन के अंदर a और b का मान निर्धारित करना था, यही a और b हमसे पूछा गया था। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है एक कोई संबंध है वह a से b में है और इस तरह से है कि a और b जो है वो दोनों ही प्राकृत संख्या से आते हैं और a का संबंध b के साथ है उसके वर्ग के रूप में, यानी a बराबर b स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? नंबर 1, खुद का खुद में संबंध में है, यानी a से a में जो है क्या वह संबंध में रहता है जहां पर a प्राकृत संख्या है। यदि a और b इस तरह से है कि वह रिलेशन में है का तात्पर्य है कि b से ab रिलेशन में होंगे। यदि a और b संबंध में है, तीसरा b और c संबंध में है, तो इसका तात्पर्य यह है कि a और c भी संबंध में होगा। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य देना है कि ये तीनों कथन सत्य है या तीनों कथन असत्य है। तो पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे 11th क्लास के पैटर्न पर नहीं है। 11th क्लास में इस क्वेश्चन से कोई भी हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके 12th क्लास का बेस आपको अभी से समझाने का काम कर रहा है। 12th क्लास में जो पहला ही चैप्टर आप पढ़ोगे वो इस टाइप के क्वेश्चन का होगा। एक तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे विविध के और एक हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, जितनी कोशिश हो सकती है उतना समझना है। बाकी 12th क्लास में तो आप इन सभी तरह के क्वेश्चनों का सामना करोगे, तो कोशिश करना है आपको इस क्वेश्चन को समझने की। बाकी एग्जाम में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फर्स्ट वाले को कि यह सत्य है या असत्य। तो हमें पहले वाले में दे रखा है कि a से a में रिलेशन में रहता है। ठीक है, यहां पे सभी का मतलब होता है उल्टा a, जिसे अपन फॉर एवरी कहते हैं। और ये जो a है वो कहां से आता है? नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास जो फलन है वो a इक्वल्स टू b स्क्वायर है और ये a से a में आता है। इसका मतलब a की जगह तो a है, लेकिन b की जगह भी हमें क्या रखना होगा? a रखना होगा। तो यहां पर b की जगह भी हम a रख के चेक करते हैं। तो ये हो गया a बराबर b की जगह a रखा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं
कि एक ही जगह कोई भी संख्या रखो, ये दोनों तरफ से बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कथन सत्य, ऐसा नहीं है तो कथन असत्य। तो यहां पे लिखते हैं यदि अगर मैं a का मान 1 लूं तो यहां पर एक ही जगह क्या रखेंगे 1, और यहां पर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। तो क्या दोनों तरफ बराबर है? इसका मतलब इस वाली स्थिति में यानी 1 के लिए तो ये हाँ कर रहा है। तो अब मैं एक ही जगह 2 रख के देखता हूं, तब भी ये नियम लागू होना चाहिए। तो एक ही जगह 2 और यहां a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 एज इट इज है, 2 का स्क्वायर किया 4, लेकिन अब ये नियम काम नहीं कर रहा। अगर एक में ही मना कर दे तो आप समझ जाना a से a में रहता नहीं है कोई भी संबंध, और नहीं रहता है ये बोल रहा है रहता है, इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा असत्य होगा। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है a से b रिलेशन में है, इसका तात्पर्य है b से a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखते हैं, हमें सेकंड नंबर दे रखा है कि a से b जो है वह संबंध में है। इसका मतलब यह है कि यदि मैं यहां पर a और b, तो b से a भी रिलेशन में होना चाहिए, तो b और a इस तरह से लिख सकते हैं। a से b भी रिलेशन में है और b से a भी रिलेशन में है, तो यहां पर a b के दो या b a के दो, ये दोनों रिलेशन में है, ऐसा ही बताया जा रहा है। तो इनकी तुलना करो। हमारे पास समीकरण क्या था फलन का, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो जहां पे a है वहां पर क्या लिखना है बी स्क्वायर। तो यहां a है तो क्या लिख दिया बी स्क्वायर, यहां पे b दे रखा है, यहां पर b दे रखा है, यहां पर a था तो एक ही जगह क्या लिख दिया बी स्क्वायर। अब दोनों की हम तुलना करते हैं और इस बात को समझते हैं। तुलना करने पर, तुलना का मतलब इसके आगे वाले पद की इसके आगे वाले पद से तुलना करेंगे, तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर। ये बी स्क्वायर रहेगा, प्लस का b उधर गया तो माइनस का b, बराबर में कितना आ जाएगा 0। दोनों में से b कॉमन लिया तो क्या बचेगा b माइनस का 1 बराबर में 0। तो पहला जो b है वो किसके बराबर 0 के बराबर, दूसरा b माइनस 1 किसके बराबर 0 के बराबर। अब यहां जो b है वो 0 है और हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याओं के लिए। प्रश्न यहां पे दे रखा है कि यहां जो a और b दोनों हैं वो कौन से नंबर के लिए पढ़ोगे, प्राकृत संख्याओं के लिए पढ़ोगे। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। यानी ये वाला मान अगर नहीं मिलेगा और एक अगर कोई मान मिल रहा है, तो लाख में से अगर एक के लिए भी मना करें तो वो असत्य ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन b बराबर 1 पर ही सत्य है, बाकी सबके लिए क्या है असत्य। माइनस का 1 इधर ले जाएंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 1, एक के लिए ही सत्य है, यहां पर रखोगे तो 1 का स्क्वायर और 1 बराबर होगा, बाकी के लिए क्या हो जाएगा असत्य। तो यहां पे लिखते हैं b बराबर 1 के लिए, b बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, लेकिन शेष के लिए नहीं। अतः यह कथन क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड वाला कंप्लीट हुआ। अब ये जो थर्ड वाला है उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं कि यदि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो क्या इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में होगा क्या, ये हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसके थर्ड वाले को हम इस पेज पे सॉल्व करते हैं। थर्ड में हमें दे रखा है यदि ए और बी जो हैं वह रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, प्रश्न का फलन, इसका नाम रखा समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यदि b और c जो हैं वह भी रिलेशन में है, इसका मतलब हुआ कि b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2।
समीकरण नंबर 1 में b के स्थान पे b का मान हम c स्क्वायर रखेंगे, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करते हैं, a इक्वल्स टू b की जगह b का मान c स्क्वायर रखेंगे और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो a बराबर c की पावर कितनी हो गई, 4। जबकि हम कहते हैं यदि a और c अगर संबंध r से रखता है तो ये होना चाहिए a इक्वल्स टू c स्क्वायर, जबकि ऐसा नहीं है, a इक्वल्स टू c की पावर 4 है। जबकि ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, इस तरह से इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी हमने क्या किया, सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है। मान लीजिए a का मान 1 2 3 4 दे रखा है, b का मान 1 5 9 11 15 16 दे रखा है, और कोई फंक्शन है जिसका हमें कर्मित युग्म दे रखा है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, वो हमें बताना है। नंबर 1, फलन जो है क्या a से b में संबंध रखता है, और दूसरा फलन क्या a से b में क्या एक फलन है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें कार्तीय गुणन a और b को निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। a के स्थान पे a का मान 1 2 3 4 हो जाएगा, और गुणा b के स्थान पे b का जो मान है वह 1 5 9 11 15 और 16 हो जाएगा। इसका कार्तीय गुणन निकालते हैं तो इस 1 का इन सबके साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 9 के साथ, 1 को 11 के साथ, 1 को 15 के साथ और 1 को 16 के साथ। इसी तरह 2 को भी इन सबके साथ लेना है, तो 2 को 1 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 9 के साथ, 2 को 11 के साथ, 2 को 15 और 2 को 16 के साथ लिख दिया। इसी तरह 3 को भी इन सबके साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 9 के साथ, 3 को 11 के साथ, 3 को 15 के साथ और 3 को 16 के साथ लिख दिया। लास्ट में 4 बच रहा है, तो 4 को 1 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 9 के साथ, 4 को 11 के साथ, 4 को 15 के साथ और 4 को 16 के साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, कार्तीय गुणन आ गया। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है, यानी ये जो f हमें दे रखा है, जिसके कार्तीय युग्म 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 1 हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि यह a गुणा b से यह संबंध रखता है क्या। तो बिल्कुल हम जानते हैं किसी भी कार्तीय युग्म के सभी युग्म अगर a गुणा b में आ जाते हैं तो वह कार्तीय युग्म इसका सबसेट होगा, और सबसेट वाला जो भाग होता है वह संबंध होता है। तो हमें चेक करना है कि इस f के युग्म इसमें है या नहीं। तो आप चेक करेंगे तो 1 5 यहां पर भी है, 1 5 इसमें भी है, 2 9 यहां पर भी है, 2 9 इसमें भी है, 3 1 इसमें भी है, तो 3 1 यहां पर भी है, 4 5 इसमें भी है, तो 4 5 यहां पे, उसके बाद 2 11 इसमें भी है, तो यहां पर हम देखते हैं 2 11 यहां पर भी है। तो मैं कह सकता हूं जो फलन हमें दे रखा है उसके सारे के सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो ये इसका सबसेट बन रहा है, और जो जिसका सबसेट बनता है वह संबंध कहलाता है। तो हम कह सकते हैं f a गुणा b में या a से b में एक संबंध होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है। तो यहां जो f है इसका सबसेट बन रहा है किसका, a गुणा b का। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अतः f जो है वह a से b में एक संबंध है, a से b में एक संबंध है, अतः यह कथन सत्य है। अतः यह कथन क्या होगा, सत्य होगा, पहली चीज। अब सेकंड नंबर पे हमें बताना है कि ये जो फलन
ये जो F संबंध है क्या वो A से B में फलन है या नहीं है। तो फलन क्या होता है, अगर सभी अवयव जो है वह अद्वितीय चित्रण रखते हैं तो वह फलन होगा, और अद्वितीय चित्रण नहीं रखते हैं तो फलन नहीं होगा। तो इसमें आप देखना यहां पर 2 जो है वह 9 के साथ भी संबंध रखता है, और वह जो 2 है वह 11 के साथ भी संबंध रखता है। इसका मतलब एक ही इनपुट 2 देने पर 2 आउटपुट 9 और 11 हमें मिल रहा है। अगर ऐसा है तो अद्वितीय चित्रण नहीं हो पाने के कारण यह F A से B में फलन नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 और 9 और 2 और 11 को समझते हैं, यानी फलन के अंदर हम 2 रखते हैं तो उसका मान 9 मिल रहा है, और फलन के अंदर वापस 2 रखते हैं तो उसके अंदर मान 11 मिल रहा है। सेम इनपुट देने पर 2 अलग अलग आउटपुट, ये दर्शाता है कि दिया गया F संबंध है लेकिन फलन नहीं है। तो क्या लिखते हैं, अतः अवयव 2 जो है वह अद्वितीय चित्रण नहीं है, इसलिए F जो है वह A से B में फलन नहीं होगा। और प्रश्न बोल रहा था होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः यह कथन असत्य है। यह कथन कैसा है, असत्य। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करना था, सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें दे रखा है, मान लीजिए F जो है वह इस तरह से परिभाषित है कि A B X है और A प्लस B Y है। A और B जो है वह पूर्णांक से आता है, द्वारा परिभाषित पूर्णांक से पूर्णांक का एक उप समुच्चय है। तो हमें बताना है क्या F Z से Z में एक फलन है या नहीं है, और अपने उत्तर का औचित्य भी हमें देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह संबंध एक फलन नहीं है। यह संबंध एक फलन नहीं है, और नहीं है तो उसका कारण हम यहां पे नीचे एक एग्जाम्पल से देते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न में हमें फलन को समझना है, फंक्शन को समझना है जो कि नहीं है, संबंध है, और यह हमें दे रखा है x का मान तो है यानी प्रांत तो है AB, और इसका जो परिसर है वो है A प्लस B, और ये A और B जो है यह पूर्णांक संख्या Z से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां पर एग्जाम्पल से इसे हम दर्शाएं तो यहां पे मान सकते हैं, माना अगर मैं A का मान 2 लूं जो पूर्णांक संख्या से आ रहा है, और B का मान मैं 6 लूं क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या Z से आ रहा है, तो इसका हम प्रांत यानी AB बनाए तो A कितना था 2, B कितना था 6, ये कितना हो गया 12, और A प्लस B बनाए, A कितना था 2 प्लस B कितना था 6, ये कितना हो गया 8। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल लेना है जिसका गुणनफल 12 हो रहा हो। तो हम कहते हैं 3 चौक 12, यानी A का मान 3 लेंगे जो Z से आ रहा है, जबकि B का मान हम कितना लेंगे 4, जो भी पूर्णांक संख्या Z से आ रहा है। अगर इसका मैं AB बनाऊं तो 3 गुणा 4, ये तो कितना हो जाएगा 12, जबकि अगर मैं A प्लस B बनाऊं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा 7। तो आप देखेंगे F12 जो है वह FAB को दर्शाता है, जिसका मान हमें दे रखा है फर्स्ट में 8, दोबारा F12 जो वापस FAB को दर्शाता है, लेकिन इसका टोटल हमें कितना दे रखा है 7। क्या हम कह सकते हैं कि सेम इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट मिलता है, यानी हम कह सकते हैं अवयवों का अद्वितीय चित्रण नहीं है, और अद्वितीय चित्रण नहीं हो पाने की वजह से जो संबंध हमें दे रखा है वो फलन नहीं है। ऐसा हमने ऊपर पहले रीजन में लिख दिया। तो क्या लिखते हैं, अतः प्रांत के सभी अवयवों का
सहप्रांत के अवयवों से अद्वितीय चित्रण नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध फलन नहीं है। बस ये हमें बताना था कि यह फलन है या नहीं और उसका औचित्य क्या है, कारण क्या है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके 12वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, मान लीजिए कोई ए हमें एक समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव 9, 10, 11, 12, 13 है और इसमें जो फलन है वह ए से एन तक परिभाषित है और एफ एन बराबर एन एक महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है। इस एफ का परिसर यानी इस एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। तो उसको समझने के लिए अवयव समुच्चय के हमें दे रखे हैं 9, 10, 11, 12 और 13। इन प्रत्येक अवयव यानी 9, 10, 11, 12 और 13 का अभाज्य गुणनखंड का अगर हम महत्तम अभाज्य गुणांक ले, मतलब सबसे बड़ा गुणांक ले, वही इसका परिसर होगा। तो हम 9 के टुकड़े करते हैं तो 3 गुणा 3, 10 के टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 5, 12 के टुकड़े तो 1 गुणा 11, 12 के टुकड़े तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और लास्ट में 13 के टुकड़े तो 1 गुणा 13। इनमें अगर हम यहां पर लिखते हैं, चूंकि प्रश्न में दे रखा है कि एफ एन में से जो हमें एन लेना है वह एन का क्या है, महत्तम अभाज्य गुणांक है। और महत्तम अभाज्य गुणांक का मतलब सबसे बड़ा गुणांक। तो यहां से अगर मैं इसका एफ 9 में से महत्तम अभाज्य गुणांक निकालू, सबसे बड़ा गुणांक 3 ही है। यहां पर मैं एफ 10 में सबसे बड़ा गुणांक निकालू तो 5 है। यहां एफ सबसे बड़ा गुणांक 11 में से निकालो तो 11 है। यहां एफ 12 में सबसे बड़ा गुणांक निकालो तो 3 है और फाइनली यहां पे एफ 13 में से सबसे बड़ा गुणांक निकालो तो कितना है, 13 है। तो ये जो एन का महत्तम अभाज्य गुणांक है वही परिसर का काम करेगा। तो फाइनली हमारे पास दिए गए समुच्चय का परिसर अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 3, 5, 11, 3 रिपीट है, नहीं लेंगे 13। ठीक है, इस तरह से 12वें क्वेश्चन पर विविध के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम विविध के बचे हुए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में प्रत्येक प्रश्नावली के साथ ही करवा रहा हूं। 2.1 के एग्जाम्पल 2.1 के क्वेश्चन के साथ हो गया, 2.2 के भी हो गए, 2.3 के भी हो गए। अब केवल विविध के एग्जाम्पल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम विविध के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 17 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर। मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और एक वास्तविक फलन हमें दे रखा है f, जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है और उसका फलन fx बराबर x प्लस 10 हमें दे रखा है। द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आलेख हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आलेख बनाने के लिए हम फंक्शन को देखते हैं। fx हमें दे रखा है x प्लस 10 दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह यहां पे x प्लस 10 को लिखा और ये फंक्शन हमें दे रखा है, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर, क्योंकि फलन किसके बराबर होता है, y के बराबर। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसके मानों को हम x अक्ष और y अक्ष पे दर्शाकर इसका आलेख बना सकें। तो ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, x, नीचे वाला मान y यानी फलन हो जाएगा। y का मान हमें ज्ञात करना है x की जगह रखकर। तो एक बार मैं x का मान 0 रख दूंगा और एक बार मैं y का मान 0 रख दूंगा। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 10। y का मान 0 रखा तो x का मान निकालूंगा, प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10। क्लियर है। इन मानों को मैं आलेख पे दर्शा रहा हूं, एक x अक्ष खींचेंगे और एक y अक्ष खींचेंगे।
पहला मान है x का मान 0 है, y का मान 10 है। x का मान तो 0 है बट y पे हमने यहाँ पे कोई 10 मान लिया तो ये बिंदु आ गया 0 10। x का मान माइनस का 10 है, y का मान 0, तो x का मान माइनस का 10 यहाँ पे ले लिया, y का पॉइंट है ही नहीं, 0 है, तो बिंदु यही रुकेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो फंक्शन हमें दे रखा था, क्या फंक्शन था, fx बराबर x प्लस 10, उस x प्लस 10 का जो आलेख बनाना था वो आलेख इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 19 हमें दे रखा है, मान लीजिए कि R जो एक संबंध है वह Q से Q में इस तरह से परिभाषित है, यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में इस तरह से परिभाषित है कि जो संबंध है वह A से B में इस तरह से है कि A और B दोनों के दोनों इस परिमेय संख्या से आते हैं, तथा A और B को हम घटाएं तो वह पूर्णांक संख्या से आता है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि A से A में अगर हम संबंध देखते हैं तो वह R से आता है, जहां A परिमेय संख्या के लिए है। A और B जो है वह R से आता है, तो इसका अर्थ होना चाहिए कि B A B R से आए। यदि A B R से आता है, B C R से आता है, तो इसका मतलब A C B किससे आएगा, R से। ऐसा अभी अभी हमने पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन नंबर 9 से करा है, विविध क्वेश्चन 9 से करा है, और मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 19 ये दोनों कभी भी 11th क्लास की हाफ ईयरली और ईयरली के एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन नहीं है। यह है 12th बोर्ड की पहली एक्सरसाइज पर आधारित पैटर्न क्वेश्चन, जिसकी प्रैक्टिस ऐसा मानता है कि 11th से ही स्टार्ट हो जाए कि 12th में आप इस तरह के क्वेश्चनों को फेस कर सको। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, लेकिन 12th क्लास की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों क्वेश्चनों को देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये दे रखा है कि ये A से A में जो है वह संबंध में रहता है, और जहां A और B को हम घटाएं तो यह पूर्णांक संख्या Z से आए। तो A से A में रहने का मतलब हमें B के स्थान पे कितना रखना है, A, तो A माइनस B के स्थान पे A रखा, और यह Z से रहता है। A में से A गया तो 0, ये Z से रहता है। अब ये सही है, 0 यहाँ पे पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या से आएगा, तो हम कह सकते हैं यदि हम A से A का अगर रिलेशन निकालें तो वो वाक्य में इसी संबंध से आता है, तो यह कथन सत्य है या यह सिद्ध हुआ। सेकंड नंबर हमें दे रखा है, यदि अगर A और B जो है वह रिलेशन से आते हैं, तो यानी A माइनस B जो है वह पूर्णांक संख्या से आएंगे, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस का B प्लस होकर आगे, प्लस का A माइनस होकर पीछे, और ये पूर्णांक संख्या से आएगा। तो माइनस को अगर मैं हटाऊं तो B माइनस A भी कहां से आते हैं, पूर्णांक संख्या से। तो B माइनस A पूर्णांक संख्या से आते हैं, तो B और A जो है उसका किससे रिलेशन है, R से, क्योंकि वो संबंध से आएगा। ऐसा हमें सिद्ध करना था कि यदि A B रिलेशन से आते हैं तो सिद्ध करो B A B रिलेशन से आएगा, जो ऐसा कि यहां आ रहा है। आखिरी इसका जो थर्ड पैटर्न दे रखा है वो थर्ड पैटर्न ये है, यदि A और B जो है वह संबंध R से या R में रहते हैं, तो A माइनस B जो है वह किसके बराबर होगा, पूर्णांक संख्या के बराबर होगा। B और C जो है वह संबंध R में रहते हैं, तो B माइनस C जो है वह Z से आएंगे। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रखा और इसका नाम समीकरण नंबर 2 रखा। दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 से दोनों को जोड़ते हैं, तो इसमें हमें दे रखा है A माइनस B प्लस इसमें जोड़ते हैं B माइनस C, और दोनों में क्या दे रखा है, Z। यहाँ B माइनस का प्लस का कट गया तो क्या बचेगा, A माइनस C। अगर ये Z से संबंध रखता है तो हम कहेंगे A माइनस B जो है वो कहां से आता है, रिलेशन से आता है, और ये A माइनस C रिलेशन से आए या A और C रिलेशन से आए, ऐसा हमें तीनों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने हैं, बस ये मानना है कि हमने इस तरह के क्वेश्चन 11th क्लास में सॉल्व कर रखे हैं। जब हम आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो आपको ये चीजें बारीकी से समझाएंगे कि इनमें एकाकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, एकाकी आच्छादक क्या होता है। ये उन टॉपिकों से लिए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो फिलहाल इनका एक बेसिक क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 19 से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 20 हमें दे रखा है f कोई हमें कार्तीय युग्म दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। यह पूर्णांक से पूर्णांक में एक रेखिक फलन है, तो हमें उस रेखिक फलन f(x) का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि रेखिक फलन को हम लिखते कैसे हैं। हम जानते हैं रेखिक फलन जो y होता है वह होता है mx + c। चूंकि हम जानते हैं fx ही क्या होता है y, तो इस y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, fx, और बराबर में हमें दे रखा है mx + c। अगर m का मान और c का मान हम निकाल लें तो हमें उस रेखिक फलन का मान मिल जाएगा, और वो हमें कहां से मिलेगा, कार्तीय युग्म में से। यदि मैं x की जगह 1 रखता हूं तो fx का मान 1, x की जगह 2 रखता हूं तो fx का मान कितना मिलेगा, 3, और इसमें हम पुट करते हैं। यदि हम f(x) की जगह 1 रखते हैं तो उसका मान 1 मिलेगा। यदि हम f(x) की जगह 2 रखते हैं तो उसका मान कितना मिलेगा, 3। कैलकुलेट कर लो। यहां पर हमें f(x) की जगह 1 रखना है, बराबर यहां पर क्या दे रखा है, mx की जगह 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, c। f(x) की जगह 2 रखना है तो यहां पर mx की जगह 2 प्लस में क्या आ जाएगा, c। f1 पर मान कितना दे रखा है, 1, m को 1 से गुणा किया, प्लस में आ गया c, पहला समीकरण। और यहाँ पे f2 का मान कितना दे रखा है, 3, बराबर 2 को m से गुणा किया, 2m, प्लस में आ गया c, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम लेके चलते हैं और m और c का मान हम ज्ञात करते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। क्लियर है यहां तक। पहला समीकरण हमें दे रखा है m + c बराबर में 1, और दूसरा समीकरण में दे रखा है 2m + c बराबर में 3। अब इन दोनों समीकरणों में हम देखते हैं c और c बराबर है, चिन्ह चेंज कर देंगे, तीनों प्लस के थे तीनों माइनस के, c से c कट जाएगा, 2m में से 1 m गया तो माइनस का m, और यहां घटाया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, m का मान कितना आ गया, 2। अब यही m का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में m की जगह हम 2 रखते हैं, प्लस में c बराबर में 1, c का मान निकालेंगे, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2 हो गया, फाइनली c का मान घटाया तो कितना आ गया, माइनस का 1। तो हमने रेखिक समीकरण यानी y बराबर यानी f(x) बराबर क्या माना था, mx + c। तो यहाँ पे m की जगह कितना रख दिया, 2, x और c की जगह कितना रख दिया, माइनस का 1। तो यह रेखिक समीकरण हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में ज्ञात। इस तरह से इसका एग्जाम्पल नंबर 20 हमें सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 21 हमें दे रखा है f(x) कोई फलन है जिसका मान x² + 3x + 5 बटा x² - 5x + 4 दे रखा है, और इसके प्रांत यानी रखे जाने वाले x के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात। हम जानते हैं इस फलन में बटे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, और वहीं से हमें प्रांत के मान पता चलेंगे। तो बटे का मतलब क्या हो गया, x² माइनस का 5x + 4 का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो x² यहाँ पे टुकड़े कितने हो जाएंगे, 5 एकम 5, माइनस का 5x और प्लस का x, लास्ट में प्लस का 4, 0 के बराबर नहीं होगा। आगे वाले पद में से x कॉमन लेते हैं तो x - का 5, और पीछे वाले पद में से 1 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x + का 4। इसमें गुणनखंड में मिस्टेक हो गई, यहां हमें लेना था 4 एकम 4, ठीक है ना, और दोनों चिन्ह किसके लेने थे, माइनस के। तो यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x - का 4, और यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - का 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। एक बार तो हम बाहर वाला x - 1 लेंगे और एक बार x - 4 डज नॉट इक्वल 0। x - 1 को 0 के बराबर नहीं, और एक बार x - 4 को 0 के बराबर नहीं लिखा। फाइनली यहां से x का मान निकालते हैं, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1, x का मान निकालते हैं, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4।
तो x के हमें दो मान नहीं लेने हैं, 1 और 4, बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें मान ले सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में 1 और 4 को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, प्रांत। तो हमें यहां प्रांत का पता चला कि x का मान हमें क्या लेना है, वास्तविक संख्याओं में नहीं लेना है 1 और 4, बाकी सभी नंबर को लेना है, वही इसके प्रांत कहलाते हैं। और यही इसका एग्जाम्पल नंबर 21 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22, जो कि विविध का और इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 22 हमें दे रखा है, फलन f में fx हमें दे रखा है। यदि हम x से छोटा कोई मान लेते हैं तो हमें 1 माइनस x रखना है। अगर हम x का मान 0 के बराबर लेते हैं तो हमें 1 रखना है। यदि हम x का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो हमें ये वाला मान रखना है। और इन तीनों ही स्थितियों में fx का हमें क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर वाले को लेके चलते हैं x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए जो y होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का x। और इसकी हम जो सारणी बनाएंगे वो 0 से छोटे मान लेने हैं x के। आगे बात समझ में, 0 से छोटे मानों की यह सारणी बनेगी। x ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा, दो मान सफिशिएंट है। x का जो मान है वह 0 से क्या लेना है, छोटा। तो माइनस का 1 लेंगे यहाँ पे और माइनस का 2 लेंगे जो कि 0 से छोटे हैं। तो यहाँ माइनस का 1 रखोगे तो माइनस माइनस 1 और 1 प्लस का 2, माइनस का 2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। माइनस के 1 पे 2 रखना है तो यहाँ पे माइनस के 1 पर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 पे 3 रखना है तो माइनस के 2 पे यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। और जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो पहला वाला ग्राफ हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हमें क्या दे रखा था, x का मान हम 0 लेंगे x बराबर 0 के लिए। तो ये प्रश्न में दे रखा है कि उस केस में फलन में y का जो मान होगा वो कितना आएगा, 1। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, x का मान 0 रखना है, y का मान 1 लेना है। तो x का मान तो 0 है बट y का मान 1 है, तो उसका पॉइंट ग्राफ का यहीं पे आ जाएगा। ये दूसरे का ग्राफ आ गया। तीसरे नंबर में x का मान 0 से बड़ा लेना है, उसके लिए y का मान ये है, उसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x का मान 0 से बड़ा लेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए। और उसमें जो y का मान हमें दे रखा है वो x प्लस 1 दे रखा है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले x का जो मान है वो हमें किससे बड़ा लेना है, 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से बड़ा 1 और 2 ले लेंगे। यहाँ पर 1 रखा, 1 जोड़ा तो 2, 2 रखा, 1 जोड़ा तो 3। तो यहाँ पर इस सारणी का ग्राफ हम चेक करते हैं, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 3। देखो, x का अगर मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर y का मान हमें 2 मिलेगा। x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पर y का मान हमें 3 मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें तीसरे नंबर का ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा, जो ये fx बराबर x प्लस 1 का ग्राफ है, ये fx बराबर 1 माइनस x का ग्राफ है, और ये x बराबर 0 पर y बराबर 1 का ग्राफ है। तो दिए गए इस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ हमें इस तरह से बनाना है, इस तरह से प्राप्त करना है। ठीक है, इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 22 और ये प्रश्नावली विविध के साथ कंप्लीट होती है। यहां तक मैंने प्रश्नावली 2 कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ पढ़ा दिया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का बेसिक और उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।